ये बाला कहाँ गया? बाला से आज कह दूंगी कि मुझे मजबूर ना किया करे। ऐसे जिद करने से मैं रोज नहीं आया करूंगी। पति है मेरा घर पर, उसे अगर भनक भी लग गई तो अच्छा नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही बाला के लिए। आज रंगे हाथों ये पकड़ी जाए, फिर इसे बताता हूं मैं। ये बाला इतनी रात को कहाँ जा रहा है? यह रास्ता तो वापस घर की तरफ जाता है। इस रास्ते से कहाँ जा रहा है? बाला ने तो कहा था कि वो यहाँ मेरा इंतजार करेगा, लेकिन वो यहाँ आया ही नहीं। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे निकलना चाहिए। यहाँ इतनी रात को क्या करने आए हो तुम? रानी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे और तुम पत्ते तोड़ रही हो। बेवकूफ समझ रहे हो क्या मुझे? मैं यहाँ पत्ते ही तो तोड़ने आई थी। अब आप मेरी सुध कभी लेते नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि मुझे क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी सूद नहीं लेता, तो तुम ही बता दो। मेरी पीठ और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और सुना था कि इन पत्तों को अगर घी में गर्म करके लगाए तो दर्द में आराम होता है, इसीलिए लेने आई थी। दर्द कर रहा था तो मुझसे क्यों नहीं बोला? मैं अंतर्यामी हूँ क्या कि सब जान जाऊंगा? अंतर्यामी नहीं, लेकिन पति तो है ना। कभी कभी पति को भी अपने पत्नी से पूछना चाहिए। हर बार पत्नी ही नहीं बताएगी, और अगर नहीं पूछते तो। और वैसे भी
आपको कुछ बताने से डर लगता है। पता ही नहीं चलता आप किस बात को लेकर डांटने लगे या मारने लगे। ये पत्ते तोड़ने आई थी और हम न जाने क्या क्या सोचने लगे। इसे सील दो। ऐसे चप्पल सिलने के लिए दिया जाता है? तुम्हें आरती की थाल में सजा कर दूं? जूता चप्पल ही सिलते हो ना कि पूजा पाठ कराते हो? जो तुम्हारे पाँव पूजू। चलो जल्दी करो। देखिए, मैं केवल हिसाब किताब देखता हूँ, सिलने का काम किसी और का है। आनंद, आनंद, आनंद। हाँ संदेश भैया, इधर हूँ। आनंद, ये चप्पल सिल दो जरा। संदेश भैया, मैं जरा भीम के साथ अंबेडकर गुरुजी के पास जा रहा था, तो गुरुजी के पास जाकर कोई वाइसराय नहीं बन जाओगे। और यहाँ काम कौन करेगा फिर? अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आनंद भैया, आप काम कीजिए, मैं अकेला ही चला जाऊंगा ना। लेकिन भीम। आनंद भैया, आप काम कीजिए। बताइए क्या सिलना है? वो चप्पल सिल दो। तुम्हारा जोड़ीदार तो ऐसे तेवर दिखाता है जैसे कहीं का जमींदार हो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? जूते चप्पल की दुकान में बैठे हो ना, तो तुम्हारी नजर ग्राहक के पैरों पे होनी चाहिए, ऊपर नहीं। अरे काका जाने दो ना, मैं सिल रहा हूँ ना। पहली बार जब तुमने मेरी जान बचाई थी तभी से तुम मुझे अच्छे लगते, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए मैं भी चुप रही। खाना बना लेंगी रानी जी, तो मैं फिर जाऊंगा। जो जो उनसे पूछना चाहता हूँ उन्हें सब कुछ बताना होगा। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। इतना समय लगता है खाना लाने में? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बन तो गया है ना, और थोड़ी ही तो देर हुई है, तो क्या बिगड़ गया? जुबान चलाएगी तू? अरे संदेश भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? खाना आ गया है तो खा लीजिए ना। छोटी जात आखिर छोटी जात होती है। अगर मेरी पत्नी ऐसी बदतमीजी करती ना, तो उसके होश ठिकाने लगा देता मैं। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी पत्नी भी तुमको डांट कर चली जाती है। अरे काका, आप क्यों पति पत्नी के बीच में घुस रहे हैं? आप अपनी पत्नी को इंसान नहीं जानवर समझते हैं, तो इसका मतलब सब वही समझे। इससे जात बड़ी नहीं होती है काका, इंसान छोटा हो जाता है। ए, चुप कर। अब तू मुझे समझाएगा? ये लीजिए। कितने हुए? एक आना। अब इन्हें दे दीजिए। जूते सीने का काम करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि जूते को सर पे रखा जाए। इसी तरह औरत भी होती है, उसको सर पे नहीं पिटाना चाहिए। काका, उन्हीं औरतों की पूजा होती है जिन्हें आप सर पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आप खुद भी देवी माँ पर जाकर रोज रोज फूल और पत्तियां चढ़ाते हैं, और अपनी घर की देवी को पैर की जूती कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर। संदेश भैया, आप क्या सोच रहे हैं? ये लोग ऐसे ही हैं, ऊंची जाति का नारा लगाते रहते हैं, और सोच एक ही छोटी रखते हैं। छोटी जात आखिर छोटी जात होती है। अगर मेरी पत्नी ऐसी बदतमीजी करती ना, तो उसके होश ठिकाने लगा देता मैं। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी पत्नी भी तुमको डांट कर चली जाती है। संदेश बाबू, माफी भी मांग लीजिएगा, बुरा लगा होगा भाभी को। आज सबक सिखाता हूँ इसको। गुरुजी, गुरुजी,
क्या बात है भीमराव, तुम इतना घबराए हुए क्यों? गुरुजी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम पूरी बात तो बताओ। गुरुजी, आप चाय वाले काका के बारे में जानते हैं ना? वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पता नहीं क्या करने गए हैं। कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। और इस मामले में मैं बाबा की भी राय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बाबा भी इस पक्ष में नहीं है कि मैं चाय वाले काका की मदद करूँ। अच्छा भीमराव, ये बताओ, कल से लेकर अभी तक तुमने कितनी देर तक पढ़ाई की है? बोलो। थोड़ी भी नहीं। लेकिन क्यों गुरुजी? अच्छा ये बताओ, तुम अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व किस चीज को देते हो? शिक्षा को। और तुम उसी शिक्षा से दूर होते जा रहे हो। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर होते जाओगे तो एक दिन पूरी तरह से शिक्षा से दूर हो जाओगे। चाय वाले मंगेश ने एक दुखद स्वप्न देखा। स्वप्न में साक्षात ईश्वर आकर उनसे कह रहे थे, जितना जल्द हो सके तुम सपरिवार इस गांव से कहीं दूर चले जाओ, और अगर नहीं गए तो तुम्हारे साथ और कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए ये चाय वाला गांव छोड़कर चला गया। वाह महाराज वाह, क्या खूब तरकीब निकाली है आपने। मैं अभी ये बात जाकर सबको बता देता हूँ। अब महाराज जी, अगर मंगेश ने वो घर छोड़ दिया है तो क्या मैं उस घर में रह सकता हूँ? जाओ, अवश्य जाओ। महाराज, उस मंगेश का घर इस सतारा में सबसे महंगी जमीनों में से एक है, और आपने इस महेश को वो जमीन ऐसे ही दे दी? देने को बोला है, दिया नहीं है। और फिर अगर हम उसके भाई का ये हश्र कर सकते हैं तो इसका भी कर सकते हैं। खाना नहीं बना रही हो? वो आई थी, उन्होंने हम दोनों को खाने पर बुलाया है। हाँ, कहा तो मुझसे भी है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन छोटी जात के लोगों के साथ अब हमें खाने पीने का संबंध नहीं रखना है, इसलिए। मैं जाऊंगी, और आपको भी जाना चाहिए। क्या आप भूल गए, इसी छोटी जाति के लोगों ने हमें सहारा दिया, आश्रय दिया। और क्या आप ये भी भूल गए कि कल तक हम चोरियां करते घूमते थे, और आज इन्हीं की बदौलत हम 2 पैसे मेहनत करके कमाते हैं और इज्जत से खाते हैं। चोरी करना हमारी मजबूरी थी, और अगर आश्रय नहीं देते ना तो मर नहीं जाते हम। मर तो नहीं जाते, लेकिन भटकते जरूर। और चोरी करने की मजबूरी तो बनी रहती ना। जुबान बहुत तेज चलाने लगी है तू। कह दिया ना मैंने कि नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। तो फिर चलिए मेरे साथ, और कह दीजिए उन लोगों को कि आप उनके साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहते। और ये भी समझा दीजिएगा कि आपको उनके साथ काम करना है, जरूरत पड़ने पर आपको उनकी मदद भी चाहिए, लेकिन ऊंची जात का भ्रम मन से नहीं जाएगा। आई आ गई। मैं जा रही हूँ, शायद जीजाबाई आ गई है। आओ जीजाबाई, स्वागत है तुम्हारा। अब ऐसे घर छोड़कर मत जाया कीजिए। नाराजगी हो तो नाराज रहिए, लेकिन साथ रहिए।
साथ रहते रहते साथ रहने की आदत हो जाती है और फिर कोई चला जाए तो सब कुछ सुना सुना हो जाता है। कबीर प्रेम ना चखिया चखी ना लिया सा सोने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जा। हाय, अब आप कहीं मत जाइएगा। हाँ, मत जाइएगा। आप ही जीजाबाई हैं? हाँ, यही है। आप कौन? मैं इस घर में बहुत पहले आई थी, जब आपकी जगह भीमाबाई थी, और आज आप उनकी जगह पर हैं। इस घर के तब भी बहुत एहसान थे मुझ पर, और आज भी कर रहे हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि आपके घर के एहसानों पर जी रही हूँ। अब सब लोग आ गए हैं तो चलो खाना खा लेते हैं। आई को भूख लगी होगी। और मैं आपकी पसंदीदार सब्जी लेकर आया हूँ। चलो खाना खा लेते हैं। आइए आई, चलिए ना। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, यहाँ पे कुछ भी बहाना बना के चले चलो। तो आप ही जाकर साफ साफ कह दीजिए ना। आओ तुम खाकर, आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा मैं। बड़ा संस्कारी कहते थे ना अपने बेटे को, लेकिन आपका वही संस्कारी बेटा एक शादीशुदा औरत को लेके भाग गया। और जिसका बड़ा बेटा ऐसा हो, बाकी बच्चों और माँ बाप से तो और क्या उम्मीद रखे। देखिए, अब ऐसे बात मत कीजिए। पाला भैया ने गलत किया, लेकिन हम सब मिलकर आपकी पत्नी को ढूंढ रहे हैं ना। ढूंढ रहे, लेकिन मिली कहाँ बताओ। देखिए, आप परेशान मत होइए और किसी को दोष भी मत दीजिए। हम सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे दोनों। पता नहीं वो दोनों कब तक मिलेंगे, और अब तक तो ये बात पूरे सातारा में फैल गई होगी, और किस किस से क्या कहेंगे अब। देखिए संदेश जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप यकीन कीजिए कि हम आपकी पत्नी को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ। जो जो लोग सवाल करेंगे जवाब दीजिएगा उनको कि आपकी परवरिश ही घटिया थी, कि आपने ऐसे संस्कारीन बेटे को पैदा किया और बड़ा किया। देखिए, ढंग से बात कीजिए। मेरे पति कह रहे हैं ना कि वो शर्मिंदा है, तो क्या सर काटकर आपके पैरों में रख दे? जाइए ढूंढ लीजिए, और ना मिले तो मुकदमा कीजिए। ऐसे हमारे साथ बहस मत कीजिए। और मुझे तो लगता है कि आपकी पत्नी हमारे बाला को भगा कर ले गई है। एक बार मिल तो जाए दोनों, फिर सब पता चल जाएगा कि कौन किसको लेके भागा है और कौन दोषी है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें इस पर बहस करने से ज्यादा उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यही रुकते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। रेलगाड़ी में रात को ढंग से बैठने की भी जगह नहीं थी, तुम थक गई होगी। मैं चाय लेकर आया। ठीक है। बाला, गांव में हमारी बड़ी बदनामी हो रही होगी ना? हो तो रही होगी, लेकिन अब हम वहां लौटकर कभी नहीं जाएंगे, तो लोग धीरे धीरे हमें भूल जाएंगे। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? देखो रानी, समाज की नजरों में तो ये गलत ही है, लेकिन हर किसी को अपनी बेहतर जिंदगी के बारे में सोचने का हक है। तुम्हें है, मुझे है,
बल्कि सारी दुनिया को है। बाला, तुम मुझे कभी मारोगे नहीं ना? कभी नहीं रानी। खुश तो रखोगे ना मुझे? वादा करता हूँ। कभी तुम्हें अफसोस नहीं होगा मेरे साथ भागने का। अब तुम यहीं रुको, मैं चाय लेकर आता हूँ। फिर हम साथ में चाय पियेंगे, फिर हम रहने का कुछ इंतजाम करेंगे, ठीक है? मैं निकल आई संदेश के कैद से। अब मारो मुझे। कितना चाहा कि ढंग से रहे, प्रेम किया है तो प्रेम से रहे। तो लो, चली आई मैं तुम्हें छोड़कर। अब किसे मारोगे? मारो। महाराज, वो रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल का बेटा रानी को लेकर भाग गया। इसलिए तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ। उस रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसे नहीं मालूम कि वो किस जात की है और किस जात के लड़के के साथ भागी है। वैसे महाराज, ये मुद्दा भी अच्छा है। इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर उनको बदनाम कर सकते हैं। मुद्दा तो सही है। इस बात को हमारी जाति के लोगों में जहर की तरफ फैला देना कि छोटी जात के उस लड़के की हिम्मत यहां तक बढ़ गई है, वो हमारी जाति की लड़की को लेकर भाग गया है। और हमारी जात के लोगों के मन में इस डर को भी भर देना कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन लोगों का मनोबल यहां तक बढ़ जाएगा कि वो हमारे ही घरों में घुसकर हमारी बेटियों को भगा ले जाने की हिम्मत दिखाएंगे। महाराज! आप लोग इसे मुद्दा बनाकर भीमराव और उसके परिवार वालों पर आक्रमण करेंगे ना। आज तक तो यही करते आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। पर आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भीमराव और उसके परिवार के साथ खड़ा हूं। बदतमीज चरित्रहीन औरत, भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। चुप रहिए ना आप, तब से ऐसे क्यों बोले जा रहे हैं? राम जी, वो मैंने अपने जात के लोगों को हर तरफ भेज दिया है। जैसे ही खबर आएगी पता चल जाएगा कि रानी और बाला कहाँ गए। वो लोग बहुत दूर नहीं गए होंगे, मिल जाएंगे। बस एक बार मिल जाए वो कुलक्षणी चरित्रहीन। और राम जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो। वो बाला के कारण हमारी जात में बहुत बदनामी हो रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेकर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। सही कह रहे साहब, छोटी जात होने की वजह से बाला ने दिखा दी अपनी जात, और इन सब ने जो बाला की परवरिश की है वही तो सामने आई है। यही तो इस जात की विशेषता है कि ऊंच नीच का जरा सा भी एहसास नहीं है तुम लोग को। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, और आप हमें ही हमारी जात दिखा रहे हैं। दिखाना क्या है, दिखाएंगे। और इसमें देखना क्या है, अब तो सारी दुनिया देख रही है। अब जाइए यहाँ से, कुछ पता चला तो हम आपको बता देंगे। देखिए मैं कुछ यहाँ से।
एक बार में सुनाई नहीं देता आपको? नहीं ऐसे। पुरंजन, बस ये बाला मिल जाए, इस बार उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसे भी याद रहेगा और पूरा सातारा भी देखेगा कि न्याय के मामले में रामजी सकपाल ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। ये बाला ने एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी खराब करने का अपराध किया है। अच्छा था, बुरा था, जो भी था, उसका अपना एक छोटा सा घर था, लेकिन बाला ने उसका घर तोड़ दिया। अच्छा नहीं किया। हाँ राम जी, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि बाला के कारण पहले ही हम लोगों की जात में हम लोगों की बहुत बदनामी हो चुकी है। अब क्या है? आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपनी उस पत्नी को कह रहे हैं जिनसे आपने प्रेम किया, जो कथित विधवा धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर आपके साथ भाग गई थी। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब दोनों में इतना प्रेम था, तो वो आपके पास से भाग क्यों गई? जुबान बहुत तेज चलाने लगी है तू। आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। बताइए ना कि आपने रानी जी से सिर्फ प्रेम किया था। हाँ, सिर्फ प्रेम किया था उससे। अगर आपने सिर्फ प्रेम किया था तो वो भाग क्यों गई? जब वो आएगी तो उससे ही पूछ लेना कि क्यों भाग गई। अब हटो मेरे रास्ते से। कोई सिर्फ प्रेम करने पर नहीं भाग सकता। भाइयों, तोड़ दो ये दुकान, तोड़ दो। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो ये? छोड़ दो। दुकान क्यों तोड़ रहे हो आप लोग? दुकान क्यों तोड़ रहे हो? दुकान मत तोड़िए। तोड़ रहा है। अरे अच्छे से फेंक। छोड़ दो, मत करो ऐसे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाला ने जो किया है उसकी सजा दे रहे हैं, समझी? और सजा पूरी मिलेगी। क्या? छोड़ो नहीं। तुलसा ने क्या किया? उसे क्यों लेकर जा रहे हो? जब तक बाला रानी को लेकर नहीं लौटता, तब तक ये हमारे पास रहेगी। चल। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। चल। चल। छोड़ दो। तुलसा। रुको। की फौज, इस बच्ची को छोड़ दो, वरना मार मार के भरता बना दूंगा। चाय वाले, हमें तो तुम पर, सेठ जी पर और पंडित जी पर नाज था कि ये लोग धर्म के रक्षक हैं, लेकिन तूने तो पाला ही बदल लिया। भाऊ, किसी बच्ची का अपहरण करना, उसे जबरन उठाकर लेकर जाना कहाई का धर्म है? वैसे कहानी तो आपने सुनी होगी ना, हम अपहरण करने वालों की नहीं बल्कि बचाने वाले की पूजा करते हैं। तू सिखाएगा अब हमें पूजा के बारे में? नहीं सेठ जी, आप सिखाएंगे। अपना अपना कहकर किसी को धोखा देना तो कोई आपसे सीखे। पूरे सतारा में किसने भी आपसे सोना खरीदा है, सही दाम लेकर सही वजन दिया है क्या आपने? नहीं ना। सोने की चोरी करना आपका धर्म है, और सूद के नाम पे गरीब और मजबूरों के संग कितना घिनौना काम किया है आपने। क्या ये धर्म है? मंगेश,
बहुत बोलने लगा है, बदनामी ना कर। अरे पाखंडी पंडित, आप तो चुप ही रहो। आपके 3 बेटे हैं ना, उसमें से एक बेटा हर 2-3 महीने जेल के चक्कर लगाता रहता है और बाकी 2 ऐसे ही भटकते रहते हैं। आप उनका भविष्य तो नहीं बना सके और सतारा के बाहर के लोगों का भविष्य बनाते हैं। आप लोग अपने बीच मुझे देखकर हैरान मत होइए। चाय पिलाइए। जीजा भाई, थोड़ी सी चाय। अभी आता हूं। मैं समझ सकता हूं आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना, कल तक जो आपके घर के बाहर बैठकर नाटक करता था, ताने मारता था। ए बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? ये पूरा बवाल तेरी कारण ही हो रहा है। बात बात पे आप लोगों का मजाक उड़ाता था, वो आज आप लोगों के बीच खड़ा है। पर मेरा यकीन मानिए, आप लोगों के बीच खड़ा होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैंने अपने अहंकार को तोड़ दिया और उसके साथ ये जात पात की दीवार भी टूट गई। अब हम सब एक हैं। हम सब साथ बैठकर चाय पियेंगे। आइए, बैठिए ना, बैठिए। ये सब संभव हो पाया है इस भीमराव की वजह से। जीजा भाई, देखिए, मैं कुछ कहूंगी तो आप फिर कहेंगे कि मैं भीम के खिलाफ बात कर रही हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, 2 अलग प्रकृति के लोगों का मेल मिलाप कितना सही है। भीम आज उस चाय वाले को अंदर ले आया है। ये मुझे सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं है? हमारा मजाक करने वाले, हमें परेशान करने वाले ऊंची जाति में से एक तो कम हुआ। कम से कम एक इंसान ने तो हमें जाना पहचाना समझा। मतलब आपको लगता है कि ऐसे एक एक करके लोग हमारे घर के अंदर आते रहेंगे और एक दिन पूरा सातारा हमारा हो जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। लाए थे ना उस रानी और उसके पति को घर के अंदर, क्या हुआ देख लिया ना नतीजा। इससे अच्छा है कि वो अपने में खुश रहे, हम अपने में खुश रहे। देखो जीजा भाई, तुम बड़े पैमाने पर नहीं सोच रही हो। संदेश और रानी का उदाहरण लेकर इस मुद्दे को छोटा कर रही हो। मैं क्यों किसी मुद्दे को छोटा या बड़ा करने लगी? लीजिए, बन गई है चाय, ले जाइए। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को और अपने बेटे को। लीजिए काका, हमारे घर की चाय पीजिए। बेटा आपका दूध, और साहब आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। मेरी चाय पी के ना आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। दूध का और चाय का 2 रुपए। 2 रुपए किस हिसाब से मांग रहे हैं आप? साथ में बर्तन भी थे ना। लेकिन कुल्हड़ तो चाय के साथ आता है ना। कुल्हड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं उस पीतल के गिलास की बात कर रहा हूँ। उसको तुम्हारे बच्चे ने छुआ था, फेंकना पड़ेगा। मंगेश ने अपने परिवार वालों को कहां पे छुपा के रखा है, कुछ पता चला? नहीं महाराज, कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ छुपा के रखा है किसी को पता नहीं है। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से पता किया,
लेकिन मंगेश के परिवार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। महाराज, इस मंगेश को रोकने का कोई उपाय बताइए। एक काम करो, आज के बाद उस चाय वाले मंगेश के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करो जैसा उस भीम और उसकी जाति के लोगों के साथ करते हैं। आज के बाद मरा हुआ जानवर उठवाने के लिए किसी भी छोटी जाति के आदमी को मत बुलाओ, बल्कि उस चाय वाले मंगेश को बुलाओ। छोटी जाति के लोगों की परछाई से हम दूर भागते हैं, ठीक वैसे ही उस चाय वाले मंगेश की परछाई से जानबूझकर दूर भागो। बड़ा शौक था ना उस छोटी जाति के भीमराव का हाथ पकड़ने का, तो पूरी तरह से हम उसे छोटी जाति का बना देते हैं। पल पल उसे एहसास दिलाते हैं और फिर उसका दिमाग भी गर्म है, तो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों के साथ उलझता रहेगा। और फिर इसी बीच एक दिन उस चाय वाले मंगेश को मारकर सातारा की गलियों में कुत्ते की तरह फेंक दो, ताकि बागी होने का नतीजा सबको पता चले। मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मैं अपनी दुनिया खुद बसाऊंगा, छोड़िए मुझे। बाबा चुपचाप बैठ जाओ। तुमने जो गलती की है उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, तभी न्याय होगा। किसी के साथ प्रेम करना गलती नहीं होती है बाबा, और उसके साथ घर बसाना ही प्रेम के साथ न्याय होता है। लेकिन एक बसते हुए घर को उजाड़ना अन्याय है, जो आप कर रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। और किसी का घर उजाड़कर अपना घर बसाना, यह सबसे बड़ा अपराध है, और मुझे मत सिखा। बाबा बाबा छोड़िए ना, बाबा जाने दीजिए। राम जी, तेरे चरित्रहीन बेटे को यहाँ गांव में लाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ, बेटा तो बेटा, बाप भी बेशरम है। देख नहीं रे, ऐसे नालायक बेटे को घर ला रहे। जैसा बाप वैसा बेटा। ये बाला हम ऊंची जात वालों की लड़की को लेकर भागा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। खबरदार। देख क्या रही है तू? यहाँ आए है क्यों? उधर ही किसी नदी पोखर में डूबकर मर गई होती तो अच्छा होता। अरे ये औरत ही बच्चलन है, विधवा होते हुए भी दोबारा शादी की इसने, और उससे भी मन नहीं भरा तो शादीशुदा होते हुए भी दूसरा मर्द खोज रही है। अरे ये तो कुलक्षणी है, कुलक्षणी। ये जो है सो है, अब अपना काम कीजिए। चलिए रानी जी।
देख रहे हैं ना महाराज, राम जी बाला को लेकर आ गया है। क्या अनोखी जोड़ी है। फिर तो चल के देखना ही चाहिए। राम जी सकपाल जो हमेशा न्याय के बारे में बात करता है, अब बाप बनकर अपने बेटे के बारे में क्या न्याय करता है, कैसा न्याय करता है, कितना न्याय करता है। महाराज, न्याय के नाम पर अब जो सूबेदार के घर में तमाशा होगा उसे देखना तो बनता है। बहुत मजा आएगा महाराज। चलते। चलो। चलिए। छोड़िए मुझे बाबा। बाबा बाबा बाला बाबा बाला भैया। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बाला बेशरम। रुक जाइए, अब आप उनसे दूर ही रहिए। बाला, रानी के पति से माफी मांगो और उन सब से माफी मांगो जिनका तुमने विश्वास तोड़ा। नहीं बाबा, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। भैया। बाबा। बाला, माफी मांग लो, नहीं तो इसी डंडे से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं बाबा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं फिर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं रानी से प्रेम करता हूँ। माफी मांग लो बाला, नहीं तो इसी डंडे से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं फिर भाग जाऊंगा। बाला, जमाना कहता है जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आने लगे तो वो मित्रवत हो जाता है। देखो बेटा, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन वो प्रेम जायज होना बहुत जरूरी है। और पिछली बार तुमने भी रानी से प्रेम किया था, लेकिन वो तुम ही थे जिसने परिस्थिति को समझा और निश्चय कर लिया कि रानी के साथ तुम्हें रहना नहीं चाहिए, जबकि उस समय उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर तुमने इस बार शादीशुदा होने के बावजूद भी रानी को लेकर भागने का निश्चय क्यों कर लिया? देखो बाला, तुम उग्र हो, तुरंत फैसले लेते हो, लेकिन बेटा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं जिससे तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे घर की मर्यादा तार तार हो। दुनिया के किसी भी बाप को अपने बच्चों को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो मजबूर हो जाता तभी वो अपने बच्चे पर हाथ उठाता। जैसे आज मैं मजबूर हो गया। लेकिन मुझे इतना ही विश्वास है
कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे, अपने अपने प्रेम का आदर करोगे। देखो बेटा, प्रेम का मतलब सिर्फ भाग जाना या शादी करना नहीं होता, और वो भी किसी का घर उजाड़ कर। अच्छी बात नहीं है। अगर तुम सचमुच रानी से प्रेम करते हो और जब तुम्हें पता चलता है कि रानी का पति उसे मारता है, पीटता है, तो तुम्हारा पहला काम यह है कि रानी के पति को समझाना, ना कि रानी को लेकर भाग जाना। बाबा, आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो, समाज के डर से मैं अपने प्रेम का बलिदान नहीं दूंगा। जीऊंगा तो रानी के साथ जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा। मैं जीऊंगी तो बाला के साथ, वरना नहीं जीऊंगी। यही है महाराज कि राम जी और उसका पूरा परिवार मिलकर रानी और उसके पति के समस्याओं को सुलझाने में लगा है। बिल्कुल सही सेठ जी। ये राम जी और भीमराव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ न कुछ करके इस समस्या को सुलझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन वो सुलझेगी नहीं पंडित जी, बल्कि और उलझेगी। और आप याद रखिए, इस उलझन में लाशें बिछेंगी। लाशें बिछेंगी मतलब? इसे चाहिए तो रख लीजिए। इसका मैं क्या करूंगा? बाला आपकी पत्नी को लेकर भाग गया है। अगर भीमराव ने कहा है कि वो उसे ढूंढ के लाएगा, तो वो जरूर लाएगा। और जब वे लोग बाला को लेकर आएंगे, तो आप उसे निपटा दीजिए। बदला जो लेना है, मुझे भी और वो रानी के पति को भी। महाराज, हम दोनों एक ही जाति के हैं और हमारी दुश्मन की जाति भी एक ही है। उसका दुश्मन है बाला, और जो उस छोटी जाति में जाकर मिला है, वो मेरा दुश्मन है, मेरा भाई मंगेश। मैंने विधवा होने के बावजूद आपसे प्रेम किया है, आपके साथ भागती रही। हाँ, याद है मुझे कि हम दोनों ने मिलकर कसम खाई थी कि हम उम्र भर एक साथ रहेंगे। लेकिन आप अचानक मर्द बन गए और उम्मीद करने लगे कि मैं एक अबला नारी बनी रहूं। नहीं बन सकती मैं। और अगर अबला नारी ही बने रहना होता, तो मैं विधवा ही बनकर रही होती। गलती हुई है तो माफ कीजिए, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। चुप! मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं। चुपचाप वहां बैठे रहे और शांति से सोने दे मुझे। मेरे साथ नहीं रह पाएगी। ये जो बोल रही है वो सब बाला की जुबानी है। उस बाला को निपटाऊंगा।
जिन हाथों से बाला की उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाया, आज उन्हीं हाथों से उसे मारा। बाला, तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आना, तुम पर हाथ उठाना, मुझे इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। लेकिन तुम अब भी इस बात से बेखबर हो कि अगर मैं सख्ती नहीं दिखाता तो तुम्हारी इस हरकत से हमारे पूरे परिवार और तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ता। बाला, चाय लो। मुझे चाय नहीं पीनी है। ठीक है, मत पियो चाय, लेकिन चाय पर गुस्सा निकालने से समस्या का समाधान तो नहीं मिल जाएगा, और ना ही ये जो परिस्थिति बनी है उससे तुम निकल पाओगे और ना ही हम सब। मैं कोई चाय पर गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ और ना ही मैं किसी परिस्थिति से निकलना चाहता हूँ। आप सब अपना अपना सोचिए, मैंने अपना सोच लिया है। बाला, मैं भले ही तुम्हारी सौतेली आई हूँ, लेकिन आई तो हूं ना। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसके आधार पर इतना दावे से कह सकती हूँ कि सारे भाई बहनों में तुम ही सबसे ज्यादा चाय पसंद है। नहीं हूँ और ये मेरे पति है। रानी, ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि वो आदमी है जो तुम्हें रोज मारता था, जो तुम्हारी कदर नहीं करता, जिसके साथ तुम एक पल नहीं रहना चाहती हो। हटो रानी, हटो। बाला, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें इनकी जान लेने नहीं दे सकती। देखो रानी, इसे मारकर हम दोनों यहाँ से अभी के अभी भाग जाएंगे, फिर ना ये बचेगा और ना ही तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर पाएगा। बाला, हम भागे ना भागे, लेकिन मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दूंगी। मतलब अभी भी ये आदमी तुम्हारे लिए मायने रखता है? बाला, अभी का पता नहीं, लेकिन इनकी जान मायने रख। पूछ सकता हूँ क्यों? तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मेरे साथ एक बार भाग चुकी हो, तो फिर अभी क्यों नहीं दे रही हो मेरा साथ? क्योंकि बाला, मैं अब भी इनकी पत्नी हूँ और मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई है बाला। और फिर मैं ये कलंक कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मैंने अपने प्रेमी से अपने पति का कत्ल करवा दिया। रानी, मैं तुम्हारे लिए कातिल बनने को भी तैयार हूँ। इसे मारकर भाग जाएंगे तो किसे पता इससे किसने मारा। लेकिन बाला, मैं तो देखूंगी ना। और यही बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी कि मेरी दुनिया किसी की लाश पर खड़ी है। बस जिद मत करो बाला। तो फिर ठीक है, साफ साफ बता दो कि तुम्हें यह आदमी चाहिए या मैं। अगर मैं, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी क्या भी यहाँ से चले जाओ। और पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। समझ गया मैं। मेरी जान की कीमत पर तुम अपने पति की जान बचा रही हो, और सब बेवफाई औरतें करती है। अरे जब इतना ही प्रेम था अपने पति से तो क्यों बाकी मेरे साथ? जब था इतना प्रेम तो क्यों खेला मेरे मन के साथ? अब भूल जाना कि जिंदगी में कोई बाला था। अरे नहीं रहना तुम्हारी जैसी। बाला भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! अब तो मुझे बताएगा किससे कैसे बात करना है। वैसे भी तू, पापा और पूरा परिवार तो यही चाहता था ना कि यही नतीजा निकला। लो, निकल गया नतीजा। अब जाओ, खुशियां मनाओ, मनाओ, मनाओ।
रुक जाओ। चुप, जो हूँ वही रुक जाओ, एक भी कदम आगे बढ़ा। बाला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें हत्यारा बनते हुए कैसे देख सकती हूँ? रुक जाओ बाला, मत जाओ, माफ कर दो। चुप हो जाओ रानी, चलो घर चलो। चलो। रानी, रानी तुम मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि मैं गलत था, इतना गलत कि मैं रोज तुम्हें मारता था, सबके सामने जलील करता था, बेइज्जत करता था। तुम्हें पूरा अधिकार था मुझसे दूर जाने का, और तुमने ऐसा किया भी। अब कोई शिकायत नहीं बची तुमसे। मुझे माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।